Okay, hello and welcome to Science Center. Especially, you can see a board here. आप यहाँ देख सकते हैं वी आर ओपन। आज ख़ास तौर से 10 नवंबर का दिन है और आप जानते हैं कि आज हम विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल पूरे विश्व में 10 नवंबर को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद करीब 22 मार्च को हमने सेंटर बंद किया था पब्लिक के लिए। उसके बाद आज 10 नवंबर को जो है एक बार फिर हम लोग आपके सामने साइंस सेंटर खोला है। आप लोग यहाँ विजिट करने के लिए तैयार हैं। आज पहला दिन था, कुछ लोग करीब 10-15 लोगों ने विजिट भी किया है और ये बड़ी अच्छी बात है। हम इस वक्त खड़े हैं नेहरू साइंस सेंटर के विज्ञान पार्क में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। आई लव साइंस। इनफैक्ट हम सभी को ही साइंस, वी शुड लव साइंस, क्योंकि विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, उस सब में कहीं ना कहीं विज्ञान का रोल रहता ही है। तो आप यहाँ देखिए, हम सबको अपने जीवन में विज्ञान को उतार लेना चाहिए, क्योंकि विज्ञान सभी समस्याओं का समाधान भी हमें करके देखता है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके नाम पे ये साइंस सेंटर भी है, उन्होंने भी कहा है कि साइंस अलोन, केवल विज्ञान ही है जो हमें बहुत सारी गरीबी और भुखमरी या एनर्जी जैसी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान हमें दे सकता है। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ नेहरू साइंस सेंटर के विज्ञान पार्क में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये विज्ञान पार्क 22, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये पत्थर दिखाऊं नज़दीक से तो मुझे लगता है आप देख पा रहे हैं, 22 दिसंबर 1979, 22 दिसंबर 1979, उस दिन इस साइंस पार्क का इनॉग्रेशन हुआ था। और इसके पीछे एक कहानी है। ये आप मुंबई कर ख़ास तौर से महाराष्ट्र के लोग, और मैं तो कहूँगा पूरे भारत के लोगों को इस बात के लिए अभिमान होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि ये जो साइंस सेंटर है ये दुनिया का पहला साइंस पार्क है। अब आप जानते हैं, क्योंकि इसके पीछे की कहानी ये है कि जब ये साइंस पार्क और साइंस सेंटर बनने की कवायद शुरू की गई थी, उस समय ऐसा बताया गया कि करीब 15 एकड़ जो जगह है, तो ये सभी लोग जो बनाने वाले थे उन्होंने ये सोचा कि इतनी बड़ी लैंड का क्या करेंगे। तो हम जानते हैं कि भारत में सभी लोगों में एक बड़ी तमन्ना रहती है कि साइंस पार्क में घूमने की बड़ी अच्छी उनकी आदत है। हम लोग घूमना चाहते हैं पार्क में, तो उनको ये बताया गया कि बड़ी अच्छी बात होगी यदि हम साइंस पार्क में लोगों की जो घूमने की प्रवृत्ति है उसके साथ साथ कुछ विज्ञान के ऐसे प्रदर्शन लगा दें जहाँ पे वो लोग देख पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शन लगे हैं, और इस तरीके से सोचते सोचते विज्ञान पार्क का पहला निर्माण हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। उसके बाद बहुत जगह साइंस पार्क का ये एक अभिन्न अंग भी बन गया। आप भारत में कहीं भी जाएंगे तो ज़्यादातर विज्ञान पार्क जो हैं उनके अंदर आपको एग्जिबिट्स देखने को मिलेंगे, और साइंस सेंटर में भी हर एक साइंस सेंटर में आपको एक साइंस पार्क देखने को मिलेगा। मैं आपको एक यहाँ खड़े होकर एक छोटा सा झलकी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक लिथोफोन और रखा है, जहाँ पे आप म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बच्चों के लिए है एक मकड़ी का जाला, जैसा आप देख सकते हैं। इस मकड़ी के जाले पे किस तरीके से इनकी रचना होती है, बनावट होती है। आप यहाँ पे जाके सेंटर तक जा सकते हैं। बच्चे इस पे चढ़ के काफ़ी मस्ती करते हैं। मकसद ये रहता है कि खेल खेल में आप विज्ञान को किस तरीके से सीख सकते हैं, यही हम यहाँ पे आके सीखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा झलकी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो यहाँ पे करीब 60 से ज़्यादा प्रदर्शन लगे हैं, एग्जिबिट्स लगे हैं, और ये संभव नहीं होगा, इतना समय भी नहीं रहेगा। पर उद्देश्य इस सारी कवायद का है कि आप लोग जब सेंटर पूरी तरह से अभी तो खुल गया है, पर आप लोगों को जब भी मौका मिले यहाँ आए तो आप इन एग्जिबिट्स को के थ्रू विज्ञान को सीखें और इनका लुत्फ़ उठाएं। यहाँ पे काफ़ी कुछ, ये देखिए हमारे सामने एक मोबियस बैंड है। आपने ये 2 तरह के यहाँ पे रखे हैं। इसमें एक है
जिसके अंदर आप घूमेंगे। यहाँ पे जैसे ये वाला जो दिख रहा है, इसके अंदर आप एक बाहर है तो बाहर रहेंगे, अंदर है तो अंदर रहेंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर में आप एक एंड से शुरू करें। अगर आप किसी छोटे बच्चे, क्योंकि मैं तो ज़्यादा बड़ा बच्चा इसमें नहीं ये कर पाएगा, पर छोटे बच्चे इसमें सीढ़ियों पे एक तरफ से चढ़ के आप देखेंगे पूरा अंदर से जाके दूसरी तरफ से बाहर आके, यानी इसके दोनों सरफेस पे आप घूम सकते हैं, कोई भी बच्चा। ये हम लोग मैथमेटिक्स में एक्टिविटी करते हैं कि एक लंबी जो पेपर की स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप से हम लोग उसको काट के एक फोल्ड करके, आपने किया होगा बहुत सारे लोगों ने, मोबियस स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, ये उसी तरह का। यहाँ पे आप खुद इसको करके देख सकते हैं। यहाँ एक प्रदर्शन आपके सामने लगा है। आप सिंपल मशीन्स जैसे हम कहते हैं, कई तरह की मशीन जो है, उसमें पुल्ली है, लीवर है। आर्किमिडीज का एक बहुत अच्छा विशेष वाक्य है, वो जो कहते हैं कि यदि आप मुझे ब्रह्मांड में कहीं खड़े होने की जगह दें और एक बड़ी सी लकड़ी मुझे दे दें, तो मैं पृथ्वी को उसकी जगह से हिला सकता हूँ। तो वो एक लीवर के बारे में वो बात करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं 5 तरह की जो बेसिक मशीनें हैं, सिंपल मशीन्स। मशीन की जब बात आती है तो वो नहीं जो हम वॉशिंग मशीन या घरों में जो सीविंग मशीन है उस तरह की, पर उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सिंपल मशीन जिनको कहते हैं, उनमें से एक होता है पुली। पुली आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ नीचे आप देखेंगे 50 किलो का वजन है। अभी मैं जो करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, या मेरे कलीग हैं जो आपके सामने करके बताएंगे, हम उनसे पूछते हैं एक एक करके। यहाँ पे 3 हैं, ये एक बार खींच के बताएंगे कौन सा इनको ज़्यादा हल्का लग रहा है। बताइए धार्मिक। अब दूसरा देखिए, ये दूसरा वाला उन्होंने उठाया और अभी ये इसको छोड़ के तीसरा वाला दिखाएंगे। कौन सा ज़्यादा हल्का लगता है? ये वाला। तो उन्होंने बताया कि जो तीसरा वाला है वो सबसे ज़्यादा हल्का लगता है। हालांकि आप देखेंगे तीनों वजन 50 किलो के हैं, लेकिन 50 किलो को कितनी आसानी से ये लोग उठाया इन्होंने, और ये सबसे हल्का। हालांकि क्यों हो रहा है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद इसका एक्सप्लोर करें। कुछ ऐसे सिंपल मशीन के प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप अगर व्याख्या करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से हम वेट रिड्यूस करते हैं। ये भी उसी तरह का, उसी का एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे थोड़ा वजन कम है, 10-20 किलो के वजन है। आप देखेंगे पुली में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप ऊपर में आपको दिखाऊं तो इसमें एक है, इसमें इस साइड में आप देखेंगे 2 हैं। अभी ये पुल करके बता रहे हैं, लेकिन नीचे भी आप देखेंगे तो थोड़ा फ़र्क है। ये जो लगा है एकदम सीधे तरीके से इसके साथ में लगा हुआ है। आप देखिए वेट यहाँ पे एक पुली के माध्यम से है, इधर आप देखेंगे तो 2 पुली लगी हुई है। तो ऐसा क्यों हम करते हैं, और ये इससे हमें क्या, एक शब्द होता है मैकेनिकल एडवांटेज, यानी जब आप मशीन वो चीज़ें होती हैं या वो जो हमें किसी काम को आसानी से करने में सहायक होते हैं, हम उनको मशीन कहते हैं। और मशीन का मकसद भी यही रहता है हमके, अगर किसी को कोई ज़्यादा भार लगाना है, मान लीजिए आपको 100 किलो वजन उठाना है, यदि आपकी कोई ऐसी मदद कर दे कि वो 100 किलो आपका केवल 20 किलो का रह जाए, तो आप आसानी से उसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ झलक जो आपने देखा। उसके तरह ये है आपका पुली। इसी तरह आपका एक इंक्लाइन प्लेन होता है। इंक्लाइन प्लेन भी एक मशीन है, आपने घरों में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सुपारी फोड़ने का जो आपका यंत्र है वो एक मशीन है। सिंपल नेल कटर जो है वो भी है आपका एक मशीन है। ये सभी इन चीज़ों का एक्सटेंशन है जिसे हम घर में रोज़ यूज़ करते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है। अभी हम, क्योंकि समय थोड़ा कम है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद आके इसको देखें। इंक्लाइन प्लेन आप देख सकते हैं कैसे। तो इसमें होता यह है कि बेसिकली इस पुली को हमें खींचना रहेगा, और फिर आप देखेंगे ये 20 किलो का जो वज़न है, इधर 5 किलो का वज़न है, ये 20 किलो का वज़न 5 किलो वाला जो वज़न है वो आसानी से उसको खींच के पीछे की तरफ ले जाता है। तो इसमें बहुत सारे थोड़े कैलकुलेशंस भी करने पड़ते हैं, पर आप उनको यहाँ सीख सकते हैं। खेल खेल में आप इसका जो कंपोनेंट है 5 किलो 20 किलो वज़न को कैसे खींच पाता है, यही कई बार किसी को मैजिक लगता होगा, लेकिन इनके पीछे जो विज्ञान है वो आपको ये आसानी से बता सकते हैं कि किस तरीके से इसको आसानी से किया जा सकता है। यहाँ एक देखिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जिबिट, आप जानते हैं जनरेटर, आप सभी जानते हैं बिजली पैदा करने का जो यंत्र है मशीन से चलता है। यहाँ पे मैं आपको देखिए, और कुछ नहीं है, मैं खुद इसको घुमा के दिखाता हूँ। अभी हो सकता है आपको इसमें लाइट जितना तेजी से घुमाएंगे, आप देख रहे हैं लाइट क्या है।
तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। एक मोटर जैसे का यहाँ पे हमने एक जनरेटर में एक मोटर, ये कॉइल है, उस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट करते हैं तो बिजली पैदा होती है। ये बहुत हमारे घर में जो बिजली आती है उसका भी कुछ ना कुछ इसी से कनेक्शन है। ये भी एक यहाँ पे आप करके देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब खुद करके देख सकते हैं। इसके अंदर एक जनरेटर में जैसे देखा, जब आप इसको जितनी ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे या जितनी ज़ोर से चलाएंगे, जैसे जैसे बिजली बढ़ती जाएगी ना, आपको उतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों ऐसा होता है ये आपको करके देखना पड़ेगा। अब हम आते हैं, ये जैसे मैंने बताया था लीवर, जो कि आइंस्टाइन के बारे में बताया, ये देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 3 प्रकार के लीवर होते हैं। इसमें कुछ वेट लगे हैं, यहाँ पे स्प्रिंग है। ये वाला जो है देखिए आप बहुत आसानी से जेठे कर पा रहे हैं, लीवर फर्स्ट। और दूसरा वाला जो है एक में बीच में लगा है, आप यहाँ देखेंगे उसमें एक स्प्रिंग बीच में है, उसके अंदर स्प्रिंग एकदम लास्ट में है। तो इसके आपने पढ़ा होगा, या जिन्होंने लीवर पे थोड़ा बहुत अगर ये किया है, इसको बहुत मुश्किल है। तो इसमें लोड आर्म है, आपका फोर्स आर्म है। अगर आपके फोर्स आर्म ज़्यादा है तो ऐसे ही आइंस्टाइन ने, आर्किमिडीज ने ये इसलिए कहा था कि अगर आपको एक बड़ी रोड आप उनको दे दें, तो हम कई बार करते हैं, बस के टायर चेंज करने होते हैं तो एक बड़ी सी रोड लगा के उसको खोलते हैं। कार के खोलना हो तो बहुत आसानी से खुल जाता है, स्कूटर के टायर खोलने हो तो आसानी से खुल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ आप करके देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से हमें मदद करती हैं। आपको लगेगा कि एक सिंपल रोड जो है वो आपका मशीन कैसे है, पर वो मशीन जब लीवर के रूप में काम करता है तो वो मशीन का मशीन बन जाता है। तो हर एक चीज़ का जो उपयोग है वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ मैं अभी आपको लेके आया हूँ इसका एग्जिबिट को, इसको हम कहते हैं मिनिमम टाइम पाथ। अब आप यहाँ देखेंगे, मैं 3-4 तरह के यहाँ पे पाथ बने हुए हैं। एक यहाँ पे है, एक येलो कलर में, एक रेड कलर में। थोड़ा साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए। अब इसमें हम बॉल अगर डालें तो ये थोड़ा सोचने की बात ये रहती है। ये एक पाथ है, ये वाला जो है थोड़ा सा आप देखिए, ये एकदम स्ट्रेट पाथ है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से आपको दिखाना चाहूँ तो बीच वाला एकदम, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम चारों में बॉल डालें या 3 में बॉल डालें तो सबसे पहले कौन सा बॉल दूसरे एंड पे जाएगा। होता यह है कि हमें ये लगेगा भाई जो सबसे छोटा पाथ है वही सबसे पहले जाना चाहिए, पर क्या ऐसा होता है या ऐसा संभव है या कुछ और हो सकता है। और इसी को शायद साइंस कहते हैं कि जो हम सोचते हैं उसके पीछे कुछ और कारण होता है और होता कुछ और है। इसलिए हम कहते भी हैं कई बार कि सीइंग इज़ नॉट ऑलवेज बिलीविंग। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारे एक साथी हैं, इनको मैं बोलता हूँ छोड़ने के लिए, और एक साथ ये 3 बॉल आप वहाँ देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक से, और बाद में ये तीनों छोड़ेंगे और हम दूसरे एंड पे देखेंगे कि कौन सा बॉल पहले आता है लगभग। वो थोड़ा गिर गया है, एक बार दोबारा ये होता है एग्जिबिट्स में, एक साथ छोड़ना पड़ता है, तभी हम ये देख पाएंगे कि तीनों एक साथ। यहाँ पे ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसको रखने के बाद इसको पकड़ के अभी रुक, ये देखिए। चलिए देखते हैं, वो एक साथ छोड़ेंगे तो क्या तीनों में से कौन सा पहले आता है। आप देख पाए क्या सबसे छोटा जो ट्रैक है ये वाला जो स्ट्रेट है, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी किस में होती है, स्ट्रेट लाइन में। तो क्या उसमें सबसे आया, ये आपको एक्सप्लोर करना है। मैं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ये होती हैं कि हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं पहले दिखाओ, सिखाओ और फिर बताओ, लेकिन बताने का जो है वो आपको यहाँ आना चाहिए और ख़ुद करके देखें। अगर फिर आप उसका इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए तब हम देखेंगे कि ये एग्जिबिट आप पूरा आप देख सकते हैं इसमें। और मेरे ख्याल है इस एंगल से आप देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर जो है अलग साइड का है। तो इसमें एक खास एक शेप है, मैं क्लू आपको दे रहा हूँ, लेकिन पूरा जवाब मैं आपको इस वक्त नहीं दूंगा, ठीक है। तो एक यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक लंबी सी ट्यूब लगी है, और देखिए मैं कहाँ से, जहाँ से हमारा गेट शुरू होता है, जहाँ से मैं आया, एक लंबी ट्यूब लगी है। इसको हम आमतौर पे
इको ट्यूब कहते हैं। इको मतलब जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं या कई बार बड़ी बिल्डिंग के बीच में खड़े होकर ताली बजाते हैं, जैसे अगर हम कभी घूमने जाते हैं तो आवाज़ लगाते हैं और आवाज़ की हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है, इको सुनाई देती है। वो कैसे होता है उसको सिद्धांत को, अब यहाँ जैसे हमारे पास ना कोई पहाड़ है ना कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो कैसे उसको दिखा सकते हैं। उससे पहले मेरे पास एक और है, एक वो इल्यूजन करके जो है, ये देखिए इसमें मेरे सामने आप एक तोता देख पा रहे हैं, तोते की चित्र बना है। अब मैं इसको घुमाता हूँ, दूसरी तरफ एक पिंजरा है। अब ये आपके सामने घुमा के बताया है, दोनों अलग अलग हैं। अब क्या इस तोते को पिंजरे के अंदर हम देख सकते हैं? इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि शायद तोता पिंजरे के अंदर में। तो ये भी आप यहाँ करके देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे थोड़ा सा जो विज्ञान है आँख के बारे में, कि कोई चित्र जब हम देखते हैं तो वो कितनी देर तक रहता है और हमारी आँख की रेटिना पे, उसके बाद कितनी देर के बाद वो वहाँ से हटता है। यदि उसके पहले ही कोई दूसरा चित्र उसके ऊपर आएगा तो दोनों ओवरलैप होकर दिखेंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि जब हम तेज़ी से घुमाते हैं तो पिंजरा और तोता एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप होते हैं और हमें ऐसा आभास होता है कि तोता जो है पिंजरे के अंदर में है। ये जो एग्जिबिट है इसको मैं चाहे कितना भी बताऊं, आप मतलब इसको जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आप इसका अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोलने से नहीं होता। यही हमारी साइंस की खासियत है कि हम साइंस को यदि हम बोल के पढ़ाएं और करके ना दिखाएं तो फिर थोड़ा सा उसमें मज़ा नहीं आता। और यही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 + 1 इज़ लेस देन 1। क्या ऐसा संभव है कि आप एक में एक और जोड़े और वो एक से छोटा हो जाए? ये इसका नाम ही है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग नाम है। आप यहाँ देख सकते हैं एक एग्जिबिट है 1 + 1 लेस देन 1। पर क्या ऐसा संभव है कि एक में एक जोड़े तो हम जानते हैं 2 होगा, तो एक से कम कैसे हो सकता है? ये अनुभव करने का बात है। आप अनुभव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। जैसे मैंने एक उठाया, फिर हम दूसरा उठाते हैं इसको, और फिर हमें लगेगा कि दोनों मिलके एक से भी कम लगता है। और इसमें कोई इल्यूजन नहीं है, आप खुद करके देखें। यहाँ मैं अपने कलीग को बुलाता हूँ जो इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था इको ट्यूब, बहुत लंबी ट्यूब है, करीब यहाँ पे आप देखेंगे 50 मीटर के आसपास या उससे थोड़ा कम होगा। अभी यहाँ पे बोल सकते हैं, आप सुनिए जरा, कुछ आपको आवाज़ सुनता है क्या? हेलो हेलो, वेलकम टू नेहरू साइंस सेंटर। हेलो, आप जेठा इसमें ताली बजाएं। आप 1 मिनट पकड़िए, मैं ज़रा ताली बजाता हूँ। थोड़ा ज़ोर से ताली बजाना। आप इसको होल्ड कीजिए। ताली के बाद आपको एक प्रतिध्वनि इको जैसा साउंड सुनने को मिला होगा। ये आप यहाँ कर सकते हैं कि कई बार इसके लिए मतलब आपको खंडाला जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को, जो वो अनुभव जो आपको किसी हिल स्टेशन में या पहाड़ों के ऊपर मिलता है, उस अनुभव को आप यहाँ दोहरा सकते हैं। और एक इस ट्यूब का, इसके पीछे भी जो है, आप जब कभी मैंने जैसा बताया कि आज हम आपको केवल वर्चुअल विजिट में इसलिए लेके जा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और इनका अनुभव कर सकते हैं। बट बिना अनुभव किए हुए आप साइंस सीख नहीं सकते, बिकॉज कहते हैं साइंस इज़ समथिंग टू बी डन। आपको खुद करना चाहिए, करने के बाद ही आप उसका आनंद ले सकते हैं। और यही साइंस पार्क की भी विशेषता है। साइंस पार्क को बनाने का मकसद भी ये था। यहाँ पे देखिए म्यूजिकल ट्यूब है, बहुत सारी ट्यूब्स यहाँ लगी हैं, उनमें से बहुत म्यूज़िक निकलता है। सारे गामा पाधा निसा, आप जानते हैं स्वर, संगीत के स्वर जो हैं। ये देखिए हमारे एक कलीग आपको बताएंगे। हाँ, आप देखिए, आप मेरे ख्याल में थोड़ा सुन पा रहे होंगे। यहाँ पे 8 ट्यूब लगी हैं और जब आप इनको स्ट्राइक करते हैं तो सारे गामा पाधा निसा ऐसा म्यूज़िक आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके पीछे भी जो साइंस है, जो मैथमेटिक्स है, जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं 8 ट्यूब, उनके सबके उसको किस मटेरियल की बनी हुई हैं, कितनी लंबी हैं, कितना इनका डायमीटर है, वो सारी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं। तब जाके आप
उसका जो संगीत है वो उसमें आप जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ट्यूब, तो वो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके पीछे क्या साइंस है, वो सीखने के लिए भी आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल एक्सप्लेनेशन देने से मात्र आप उतना ही सीखेंगे जितना हम बताएं। आप इसके बारे में थोड़ी खोज करें। साइंस में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा शोध करें, थोड़ा सा खोज करें और थोड़ा सा सोचें। क्रिटिकल एनालिसिस थिंकिंग जिसको कहते हैं, हमें सोचने की प्रवृत्ति को भी जागृत करना है, तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे उसको। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जिबिट दिखा रहा हूँ जो डेप्थ परसेप्शन के नाम से जाना जाता है। कई बार हम बोलते हैं हमें दो आँखें क्यों चाहिए, हम देखने के लिए दो आँखें हैं, हमें पता है, पर क्यों चाहिए? क्या हम एक आँख से काम चला सकते हैं, एक आँख से? अभी देखिए मेरे सामने आपको एक क्रिकेट का मॉडल दिख रहा होगा। अब उसमें सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, एक पैड कहीं है, टांग कहीं है, बैट्समैन जो है उसकी भुजाएं अलग हैं, हेलमेट कहीं पीछे दिख रहा है अगर आप क्लोजअप करेंगे तो। अब ये क्योंकि मैं दोनों आँखों से देख रहा हूँ, यदि मैं एक आँख से देखूँ तो क्या मुझे ये ऐसा ही दिखेगा? मैं आपको आपने ये देख लिया, अभी भी देखिए थोड़ा सा अलग आपको, पर अगर मैं इसको एक छोटे से होल में लगाता हूँ और फिर आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ कि देखिए कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब आप जो देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि बैट्समैन और विकेट कीपर जो हैं सब एक ही जगह पे और सब इंटैक्ट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ या कैमरा भी जो देख रहा है मेरी आंखों की तरह एक आंख से देख रहा है, यानी उसका जो डेप्थ है हमने उसको ख़त्म कर दिया है। तो दो आंखों से हमें डेप्थ देखने को मिलते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैमरा कहाँ से देख रहा था? ये इस होल से देख रहा है। कैमरा मैंने इस होल पे रख दिया इसके लिए, जबकि आप ऊपर से देखेंगे तो अभी आप देखिए उसकी गर्दन अलग आपको दिखाई दे रही होगी, बैट अलग दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसा संभव हो पाता है क्योंकि हमें देखने के लिए क्यों दो आंखें चाहिए? क्योंकि हमें दो आंखों से डेप्थ का आभास होता है। अगर दो आंखें ना हो, यदि हम एक आंख बंद करें तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है और हमें उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से उसको अगर मान लीजिए कोई आपकी तरफ कोई अटैक करता है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सके वो कितनी दूर है, तो यह आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जिबिट दिखाए हैं साइंस पार्क के, जो कि दुनिया का पहला साइंस पार्क है जिसने पूरे विश्व को इस बात की प्रेरणा दी है कि साइंस पार्क साइंस केंद्र और विज्ञान केंद्र का एक अभिन्न हिस्सा हो सकता है और लोग इससे और ज़्यादा उसको देखने के लिए आते हैं और खेल खेल में विज्ञान को कितनी सरलता से समझाया जा सकता है। यहाँ कुछ आर्टिफैक्ट भी रखे हुए हैं जो आपको अभी देखने के लिए, जैसे अभी यहाँ एक इलेक्ट्रिक इंजन है जिसका अभी रिनोवेशन चल रहा है, रेलवे की मदद से हम लोग इसको पूरा एक बार रिनोवेट कर रहे हैं। एक नैरो गेज स्टीम इंजन भी है जो दूर आप देख रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उन दोनों के काम चल रहे हैं। अब हम एक बहुत ही पॉपुलर और जो हर व्यक्ति जिसको आनंद लेना चाहता है इस तरह का, हम सब के अंदर एक बच्चा भी होता है। हर एक, चाहे आप कितनी भी उम्र में बड़े हो जाएं, पर हम सबके साथ एक बचपना जो है वो रहता है और हम चाहते हैं कि कभी ना कभी हम बच्चे बने। तो आप जब साइंस सेंटर में आएंगे तो आप बच्चे भी बन के देख सकते हैं। कैसे? अभी देखिए यहाँ पे 3 झूले लगे हुए हैं। अभी देखिए कुछ हमारे कलीग्स हैं जो इसका आनंद ले रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब झूले तो सभी पार्क में होते हैं तो यहाँ भी होने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, पर ये क्या डिफरेंट है आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अंदर आभास होगा। ये जो झूला है आप देखिए, इसकी लेंथ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर एक रोड दिख रही है, उसके बाद ये झूला है। दूसरा यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ कहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ से इतना लंबा है। हालांकि नीचे आप देखेंगे, नीचे तीनों, और ये सबसे छोटा। अब जब बच्चे आते हैं तो उनको ये रहता है कि भाई मुझे झूला झूलना है, तो अक्सर क्या होता है जो सबसे बड़ा होता है उस पर वो बैठने की कोशिश करते हैं, पर और सबसे बड़े पे जो बैठेंगे तो आप देखेंगे दोनों तीनों पे एक साथ बैठने के लिए मैं बोलता हूँ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पुलिवार आप उस पर बैठे, धार्मिक आप उस पर बैठे,
अब ये तो आप जानते हैं कि कोई छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीनों एक साथ झूलेंगे और आपको ये देखना है कि कौन सबसे तेजी से घूम रहा है। थोड़ा मुझे दूर जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं दिखाता हूँ अभी तीनों। अब ये पेंडुलम सरल लोलक जिसको आप कहते हैं हिंदी में, पेंडुलम का जो सिद्धांत है, ये देखिए पुलिवार उधर झूल रहे हैं, जेठे यहाँ पे बैठे हैं और धार्मिक यहाँ है। थोड़ा कौन सा सबसे स्लो चल रहा है, ये देखिए टाइम पीरियड जिसको आप कहते हैं ना, यदि मैं एक लाइन, एक पॉइंट ले उस पॉइंट के दोनों तरफ, तो आप देखिए ये धार्मिक जहाँ बैठे हैं ये बहुत तेज जल्दी जल्दी चल रहा है। इनकी जो ऑसिलेशंस हैं, ये बहुत जल्दी होगा। जेठे जहाँ बैठे हैं वो बड़ा ही सुस्त झूला कह सकते हैं इसको। पुलिवार और थोड़ा सा इनके मुकाबले तेजी से चल रहे हैं। तो ये सिद्धांत है, हम सभी जानते हैं टाइम पीरियड को जो है 2π√L/g जिसको कहते हैं। तो यानी जो जितना लंबा होगा उतना ही धीरे चलेगा, यानी उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, तो वो एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो ये यहाँ पे आप आसानी से सीख सकते हैं। तो इसको कहते हैं खेल खेल में विज्ञान। एक झूला यहाँ भी है, ये झूला थोड़ा सा अलग किस्म का है। ये झूला है, इसको कहते हैं हम सिंपैथेटिक स्विंग। सिंपैथी आप जानते हैं, सिंपैथी क्या होती है? एक दूसरे के साथ सहानुभूति, जो एक के साथ होगा वही दूसरे के साथ हो, तो उसको हम सिंपैथी का। अभी देखिए ये दोनों जो इसमें एक फ़ायदा यह है कि मान लीजिए कोई फैमिली आता है, उसमें पिताजी अपने बेटे के साथ में आते हैं, बेटा छोटा है जो झूला नहीं सकते, लेकिन पिताजी को भी झूलना है और बेटे को भी या माताजी को भी झूलना है। तो उस केस में क्या करना होगा? एक यहाँ बैठेंगे और बच्चे को आप दूसरी तरफ बैठाएं, और जो बड़ा व्यक्ति है वो झूलना शुरू करेगा और थोड़ी देर में देखेगा कि बच्चा जो है वो भी झूलना शुरू कर दे। अभी हमारे पास बच्चे तो नहीं है, पर आप कोई एक जन जो है आप झूलना शुरू करें। धार्मिक आप झूलिए, जेठे ने अपने पैर ऊपर रखे हुए हैं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप देखेंगे, अभी देखिए जेठे कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु उन्होंने झूलना शुरू कर दिया। ये देखिए अभी धार्मिक जो है थोड़ा स्लो हो रहे हैं, जेठे का जो झूला है वो थोड़ा सा और ज़्यादा उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, ऑसिलेशन ज़्यादा लंबा होते जा रहा है उनका। और थोड़ी देर बाद आप अभी देखिए धार्मिक वो पूरी तरह से धीरे से रुक जाएगा। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है अगर आप थोड़ा सा जल्दी करें, इसलिए उसको ऊपर के आप देखें। ये झूला उस झूला जो हमने अभी देखे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक पाइप के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ऊपर आप देख रहे हैं एक पाइप से माध्यम, इसलिए इसको सिंपैथेटिक स्विंग कहते हैं। जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी इनके पास है, जैसे इन्होंने शुरू किया इसको एनर्जी दिया, वो वाइब्रेशंस वेव्स के माध्यम से इस पाइप की तरफ से दूसरी तरफ जाती है। और जब ये दोनों एक ही फेज में होंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, उसके बाद दूसरा कम हो जाता है, और जब अपोजिट होंगे तो फिर वो उसमें रुक जाता है। तो ये फेज का जो कॉन्सेप्ट है ये आप झूले में या वेव्स में आप पढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ आके आप इस बात का भी आनंद ले सकते हैं कि खुद झूल के और दूर बैठे हुए झूले पे आपके साथ जो भी आपके कलीग है या बच्चा है या बड़ा है, आप उनको भी झूले का आनंद दिलवा सकते हैं बिना फिजिकली उनको झुलाए हुए। तो ये भी आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जिबिट हैं जो आप जिनका आपको महसूस करना पड़ेगा, जो कि मैं अगर यहाँ बताऊँगा तो जैसे ये मेरे सामने एक है फुल पिच पेंडुलम, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। अभी करके देखते, मुझे लगता नहीं है इसमें वो इतना अच्छे से, क्योंकि वो इल्यूजन हमारे दिमाग में होता है और कैमरा शायद उसको उतना कैप्चर नहीं कर पाए। करना बहुत सिंपल रहता है। ये दोनों जो एम्पलीट्यूड या जो ये दिख रहे हैं पेंडुलम, उनको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना होता है और फिर इनको कलर फिल्टर से देखते हैं। क्योंकि ये कलर फिल्टर एक साथ नहीं देख पाएंगे, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आके खुद इसको देखें। और एक इसमें एक इल्यूजन हमें लगता है कि ये दोनों आपस में मतलब इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के प्रति चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे को चारों तरफ घूमते हुए नजर आता है। तो ये आपको केवल यह तभी देख सकते हैं जब आप इन दो अलग अलग कलर के, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चश्मा लगा है, एक रेड कलर का फिल्टर है, एक ब्लू कलर का है, ऐसा यहाँ पे भी है बड़े के लिए, ये बच्चे के लिए है, तो ताकि दोनों इसका आनंद ले सकें। और इसका एग्जिबिट का नाम भी है स्ट्रेट लाइन और सर्कल। हर एक एग्जिबिट के पास में आपको एक ऐसा लेबल लगा हुआ मिलेगा जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, और उसके ऊपर क्या करना है उस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोग खुद पढ़ें और अपने तरीके से उसको सीखें, अपनी स्पीड में उसको सीखें।
यहाँ पे आपको कोई ये ज़बरदस्ती नहीं करता है कि भाई आपको ये जल्दी सीखना है या टाइम बाउंड नहीं है कि 2 मिनट में ही आपको सीखना है। आप जितना चाहें जितनी बार चाहें जितना समय चाहें ले सकते हैं, पर आप उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी देर से हम इस साइंस पार्क में वर्चुअली आप लोग घूम रहे हैं। कुछ यहाँ आर्टिफैक्ट भी हैं, जैसे 2 मैंने आपको बताए थे, इलेक्ट्रिक स्टीम इंजन जो नैरो गेज का, यानी जो करीब 1 मीटर से भी कम जो पटरियों की जो डिस्टेंस होती है उस पर सिलीगुड़ी में जो दार्जिलिंग में जो चलता था, वो इंजन आप यहाँ देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन कैसा होता है, अंदर से कैसा होता है, उसको भी आप यहाँ क्लोज से, क्योंकि ट्रेन के आसपास तो जाने नहीं देते और जाना भी नहीं चाहिए, खतरनाक हो सकता है, परंतु यहाँ आप उनको क्लोज से देख सकते हैं। किसी ज़माने में कोयले से चलने वाली लॉरी, जिसको आप स्टीम लॉरी कहते हैं, आजकल तो ट्रक जो है डीजल से चलते हैं, इलेक्ट्रिक उसमें भी आते हैं, परंतु यहाँ एक रखा है स्टीम लॉरी जिसका अभी अभी रिनोवेशन हुआ है, और आप इसको देख सकते हैं कि उसका कैसे वो काम करती थी, उसके पूरे जो है उसको खोल के रखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है, यदि आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे आप उसको पार्क करने के लिए काफ़ी जगह है खुला हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। लगभग 8 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क, काफ़ी हरा भरा है। मेरे ख्याल है 1000 से ज़्यादा पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, बुशेस हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और पूरी तरह से ग्रीन है। काफ़ी हम कोशिश करते हैं इसको मेंटेन करने की भी। 1-2 मैं एग्जिबिट और दिखाते हैं। जैसे बच्चे आते हैं तो एक बड़ा डोम है, जियोडेसिक डोम जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर कुछ बतख और कबूतर जो है खुले रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। बतख भी आप देख सकते हैं, कुछ वाइट स्वैन है, हंस है, ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़े शहरों में, जैसे बॉम्बे जैसे शहर में, ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको या तो जू में जाना पड़ता है या फिर बहुत ही कम, बट यहाँ आप उनको खुले स्वच्छंद वातावरण में पक्षियों की चहचहाट के बीच वो कर ऐसी ध्वनि जहाँ पे पक्षी चहचहाते रहते हैं, बहुत ही सुंदर माहौल में आप देखिए कितना अच्छा यहाँ आपको लगेगा आके। क्योंकि ये पार्क में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, पुराने पुराने पेड़ भी हैं। यहाँ बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। एक लास्ट एग्ज़िबिट जो है, ये है एक एग्ज़िबिट जहाँ पे आप इसको कहते हैं रिवॉल्व फास्टर। इसमें आपको करना ये रहेगा कि यहाँ मान लीजिए आप बैठें, और बैठ के आप देखिए, मैं ये दोनों वेट लगे हैं और मैं इसको आपके सामने घुमाऊंगा। मैं खुद करके नहीं दिखा रहा हूँ, पर ये आप देखिए 2 वेट हैं साइड में, और अगर मैं इसको ज़ोर से घुमाऊँ तो क्या होगा, अब देखना है आपको, और इसकी गति पे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने देखा जोर से हमने घुमाया तो क्या हुआ, दोनों वेट जो हैं बाहर की तरफ चले गए। क्यों जाते हैं ये तो आप जानते हैं, कोई भी चीज़ आप ज़ोर से घुमाते हैं, कई बार आपने किया होगा, आप बकेट में पानी भर के ज़ोर से हाथ डाल के उसको घुमाते हैं, मक्खन जब निकालते हैं उसमें इस तरह का हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोई भी चीज़ बाहर की तरफ भागती है, तो बाहर की तरफ जाने से उसकी स्पीड जो है अभी कम हो जाती है। अगर मैं इसको ऐसा कुछ करूं कि ये बहुत तेज़ी से ना घुमाता, थोड़ा सा अंदर की तरफ करके और फिर इसको घुमाते हैं, तो इसकी थोड़ी घूमने की गति अलग होती है, जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और जो बाद में भी इसको देखेंगे, उनको काफ़ी आनंद आया होगा, और इस बात के लिए शायद उनको थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली होगी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमें जाना चाहिए, और आप यहाँ पूरा दिन निकाल सकते हैं। वैसे तो सही बात पूछें तो साइंस सेंटर की विजिट के लिए 1 दिन भी कम पड़ता है, क्योंकि आप 1 दिन में पूरा साइंस सेंटर देख ही नहीं सकते। और देखने का तो ऐसा है, अगर आप हाथ लगा के खाली देखना एक अलग है। साइंस सेंटर में आने के बाद आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे, कुछ उनका अनुभव करना होगा, कुछ एक्सपीरियंस करना होगा। तो ये सब जो है वो तभी हो सकता है जब आप यहाँ आएँ, खुद उनका अनुभव करें। अब प्रोग्राम को ख़त्म करने के पहले मैं इसके ऊपर बैठता हूँ और आप के साथ घूमेंगे, आप इसको घूमते हुए देखेंगे। और पहले हम बाहर, मैं खुद घूमने की कोशिश करता हूँ, और आपको इससे अंदाज़ा आएगा
कि जब ये बाहर जाते हैं तो क्या स्पीड कम हो जाती है, और जब मैं इसको देखिए मैं इसको अंदर ले रहा हूँ, ये बाहर गए, आप देखिए घूमने की गति कम हो गई, अंदर किया तो घूमने की गति थोड़ी सी तेज होती है। एक बार फिर करके देखते हैं, उल्टी दिशा में करके देखते हैं। अभी ये बाहर की तरफ है तो स्लो है, अब मैं इसको अंदर लेता हूँ, दोनों को अंदर लाएंगे तो और थोड़ा सा तेज हो जाता है। बाहर जाए, रुकना है, फिर वापस मैं इनको बाहर की तरफ ले जाएंगे, इसकी स्पीड अभी घूमने की कम। ये आप कैमरे में भी अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और साइंस सेंटर और इस विज्ञान केंद्र, जो कि दुनिया का पहला विज्ञान के साइंस पार्क माना जाता है, आप वहाँ आके इन सब एग्जिबिट्स का, और बहुत सारे अभी जो मैंने दिखाया है उसमें मुझे लगता है केवल 1/3 होगा या उससे भी कम होगा, पर यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ। तो अब आप जल्दी प्लान करें, और हम खुले हैं, साइंस सेंटर खुल चुका है आप लोगों के लिए, और आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, विज्ञान केंद्र देखें। आपकी तरफ मुंह करिए, इसका उल्टा कर लीजिए। हाँ। एक बार मैं फिर, हाँ, धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, नेहरू विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ने के लिए। आपका इंतज़ार रहेगा, आप हमारे साथ यहाँ आए। और यदि एक और फैसिलिटी है कि हम आपको यहाँ पे घुमा भी सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप इस बात की सेवा का लाभ उठा सकते हैं, और ये सेवा निःशुल्क ही रहती है। जब भी आप कहें एडवांस में बुक करें और हमारे साथ जुड़ें, फिर हम आपको अपने तरीके से इस विज्ञान केंद्र और इसके जो साइंस पार्क है उसके अंदर हम आपको घुमा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप जब भी प्लान करें जल्दी प्लान करें और साइंस सेंटर के साथ जुड़ें। उसके अनेक कार्यक्रम हैं, वेबसाइट पे जाएं, देखें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।